नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा 1857 की क्रांति के बारे में हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में। और 1857 की क्रांति के अंदर जो है मैंने आपको सारी चीजें डिटेल से समझाई थी, एक कहानी के रूप में मैंने आपको बताया। और आई होप मुझे इस चीज का बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को वो सारी चीजें बहुत डिटेल से समझ में आती है। और कई विद्यार्थियों ने अच्छे अच्छे कमेंट किया और कई सारे विद्यार्थियों ने बताया कि सर बहुत अच्छे से समझ में आई आपकी कहानी, आपके द्वारा बताई गई कहानी। और इसके बाद में मैंने आपको एक टॉपिक छोड़ा था लास्ट में, जिसमें मैंने बताया था कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ क्यों। ये तो पता चल गया कि 1857 की क्रांति इस प्रकार से हुई, ये कारण हुए, यानी कि इस प्रकार से उनकी जड़ें जमी अंग्रेजों की। लेकिन इसके कुछ कारण थे। अब बेसिक कारण यही नहीं था, लोगों को आज तक यही पता है कि 1857 की क्रांति इसलिए छिड़ी क्योंकि सैनिकों को जो है सुअर की चर्बी से और गाय की चर्बी से मिलकर एक बंदूक की गोली आया करती थी। रॉयल इनफील्ड जो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यानी कि गन जो आई थी, है ना। तो उस गन को चलाने के लिए मंगल पांडे नामक एक सैनिक था, उन्होंने मना कर दिया और उनको भड़का दिया गया। इस प्रकार से सैनिक छावनी में लोग भड़क गए और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन इस कहानी का अंत और इस कहानी की शुरुआत यहीं से नहीं होती है। इस कहानी की शुरुआत बहुत लंबे समय से हो रही थी और मैंने आपको उसमें समझाया डीपली कि किस प्रकार से लोगों का आर्थिक राजनीतिक शोषण होना प्रारंभ हो गया था, इस कारण से हुई है। तो उसके डीपली जो कारण है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी दृष्टि से हम देखेंगे कि कौन कौन से कारण रहे थे 1857 की क्रांति के मुख्य, उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आप लोग डालिएगा टॉपिक क्या है, संग्राम के कारण। कौन से संग्राम के? 1857 के क्रांति के या फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के कारण। किसके? स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से कारण रहे हैं, ठीक है। और अब सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालेंगे जिसके अंदर मैंने समझाया कि राजनीतिक कारण। पहला कारण क्या रहा हमारा? राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण है, पहला कारण क्या है हमारा? राजनीतिक कारण है। और राजनीतिक कारण के बाद में दूसरा कारण हमारा क्या है? दूसरा कारण है हमारा सामाजिक व आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक बात है, ठीक है। सामाजिक व आर्थिक शोषण किया गया आप लोगों का, उसके बारे में क्या कहना है, ठीक है। यहां पर जो है सामाजिक और धार्मिक के बारे में हो गया। और तीसरा कारण हमारा क्या था, जिसमें हमारी देश की अर्थव्यवस्था को नोचा गया। तो तीसरा लोगों को आर्थिक कारण रह गया। और चौथा कारण क्या था? सैनिक विद्रोह, यानी कि सैनिक विद्रोह भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि सैनिक विद्रोह नहीं हुआ है, सैनिकों के कारण भी हुआ है। तो इस क्रांति के जो मुख्य पॉइंट जो है, ये 4 पॉइंट है और इस 4 पॉइंटों के अंदर ही ये 1857 की क्रांति पूरी समेटकर रह गई है। अगर ये 4 कारण आपको समझ में आ जाएंगे तो समझ लीजिए आप समझ गए 1857 की क्रांति को, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं, पहला राजनीतिक कारण हो गया, दूसरा कारण सामाजिक व धार्मिक कारण हो गया, तीसरा आर्थिक कारण हो गया और चौथा सैनिक विद्रोह हो गया। 4 कारणों के कारण मुख्य तौर पर 4 कारणों के कारण 1857 की जैसी क्रांति छिड़ गई भारत के, ठीक है। चलो अब समझते हैं इसकी। अब इनकी कहानियां जो है हम समझेंगे। आज हम 2 टॉपिक पर बात करेंगे, राजनीतिक कारण पर और सामाजिक व धार्मिक कारणों पर, और 2 टॉपिकों की बात करेंगे अगली क्लास में। पहले आज हम राजनीतिक कारण के बारे में जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग 4 टॉपिक डाल लीजिएगा, सैनिक विद्रोह हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक और धार्मिक हो गया, ठीक है। अब हम पहले पॉइंट पर बात करेंगे, राजनीतिक कारण क्यों रहे हैं, राजनीतिक कारण ऐसा क्या थे जिनसे 1857 की क्रांति हुई है। अब आप लोग नोट करिएगा सबसे पहले, फिर समझेंगे बात को, क्या है कहानी। क्लाइव ने अपनी कूटनीति से, क्लाइव नामक एक अंग्रेज अधिकारी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा क्लाइव कौन आ गया, है ना। तो देखिएगा, क्लाइव ने, लिखिएगा, अपनी चालाकी क्लाइव ने अपनी चालाकी से और कूटनीति से ईस्ट इंडियन कंपनी को एक व्यापारिक संस्था थी। ईस्ट इंडियन कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी जिससे राजनीतिक संस्था बना दिया। जिससे क्या कर दिया? राजनीतिक संस्था बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? पहले व्यापारिक संस्था रही है और उस व्यापारिक संस्था को उन्होंने क्या बना दिया बेटा? व्यापारिक संस्था को उसने बना दिया राजनीतिक संस्था। क्या बना दिया इन्होंने? राजनीतिक, ठीक है।
तो राजनीतिक संस्था बन जाने के कारण, ठीक है, राजनीतिक संस्था बना दिया किसके कारण? अपने दिमाग से, अपनी चालाकी के कारण। और क्या कर दिया इसने? कूटनीति से ईस्ट इंडियन कंपनी को, भारतीय व्यापार संगठन बनी हुई थी, ये व्यापार करती थी, व्यापार के लिए आई थी, लेकिन इसको राजनीतिक के अंदर परिवर्तन कर दिया उसने। आगे लिखेगा वेलजोल, एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है वेलजोल, और हॉस्टिंग्स हॉस्टिंग्स ने अंग्रेजी राज्यों में अनुचित ढंग से राज्य वृद्धि का प्रयास किया। अनुचित ढंग से राज्य वृद्धि यानी कि राज्य के अंदर किसकी वृद्धि? कर की वृद्धि करने के लिए अनुचित प्रयास किया। कालांतर में डलहौजी ने, शब्द देखिए कितने अच्छे होते हैं एनसीईआरटी के। कालांतर में डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक नई नीति बनाई। डलहौजी ने क्या कर दिया? साम्राज्य विस्तार के लिए एक नई क्या बना दी बेटा इन्होंने? साम्राज्य विस्तार के लिए एक नई नीति बना दी इन्होंने। नई नीति बनाई जिन्होंने देसी राजाओं की कहीं अपनी संतान नहीं थी, उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। यानी कि हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा प्रचलित थी। डलहौजी ने इस प्रथा को अमान्य कर दिया। डलहौजी ने क्या कर दिया? यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा भाई, राजा नहीं बनेगा। तो ये राजा नहीं बनेगा, इस कहानी को क्या कर दिया डलहौजी ने? यानी कि स्वीकार कर लिया और कहा कि ये तो अस्वीकार बात है, यानी कि इस प्रथा को तो बंद कर देना चाहिए। और किसमें मिलना चाहिए? जिस राजा के पुत्र नहीं होगा उसका साम्राज्य उसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेज अधिकारियों के अधीन चला जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहली बात अपनाई इन्होंने डलहौजी ने। उसकी ये नीति गोद निषेध नीति के नाम से कहलाई। और इस नीति को क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं गोद निषेध नीति। क्या कहते हैं? गोद निषेध विधि नीति, सॉरी, गोद निषेध नीति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो अब आपसे एग्जाम में अगर मान लो प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाए कि गोद निषेध नीति कौन लेकर आया था, तो आप क्या जवाब दोगे? डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन में आपको क्लाइम भी मिलेगा, इसमें ऑस्टिंग्स भी मिलेगा और इसके बाद में वेलजील भी मिलेगा, लेकिन किसके लगाना है टिक आपको? डलहौजी लेकर आया था ये नीति। ठीक है, अब ये कहानी तो आप समझ जाएंगे, भी मैं समझाऊंगा कहानी बना के, लेकिन आपके शॉर्ट पॉइंट्स जो है उन पर भी आप ध्यान दिया करो थोड़ा। ठीक है, तो गोद निषेध नीति कहलाई। इस नीति का प्रभाव अनेक राज्यों पर पड़ा। इस नीति का प्रभाव अनेक राज्यों पर पड़ा, जिनमें से संबलपुर, जयपुर, लिखते चलिएगा आप लोग, संबलपुर, जयपुर और सितारा, संबलपुर, जयपुर, सितारा, नागपुर, विठूर और झांसी, विठूर व झांसी मुख्य थे। ये क्या थे? मुख्य थे। अब आप एक बात समझो, एक कहानी तो आपने सुनी होगी, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। तो झांसी का तो आपको पता है,
झांसी में भी यही हुआ, अंग्रेजों के साथ में लड़ने का, झांसी की रानी को लड़ने का कारण यही था क्योंकि उसके भी पुत्र नहीं था और गोद प्रथा के निषेध लगा दिया था इन्होंने। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यानी कि देखो इतने राज्य जिनमें से मैंने बताया, संबलपुर राज्य हो गया, ये जयपुर राज्य हो गया और सितारा हो गया, इसके बाद में नागपुर हो गया, ब्रिटिश हो गया, उसके बाद में झांसी हो गई। तो ये इतने राज्य तो सरकार के पास में, ब्रिटिश सरकार के पास में ऑटोमेटिक मिल जाने वाले थे कुछ समय बाद से आप, ठीक है। तो इनकी शक्ति क्या होती गई, यानी कि राजनीतिक शक्ति इनकी बढ़ती गई। तो इसका राजनीतिक कारण भी रहा है। अब इस कहानी को भी समझेंगे, पूरी बात को अभी समझेंगे। अभी पहले इसको लिखो। सैद्धांतिक रूप से मुगल सम्राट अभी भी भारत का नाम उत्कीर्ण करवाए गए थे। मुगल सम्राट अभी भी भारत का नाम उत्कीर्ण करवा गए। पूर्व में मराठाओं ने पेशवाओं से उनका साम्राज्य छीनकर उसे पेंशन दे दी गई। पूर्व में मराठा और पेशवाओं से क्या हुआ, यानी कि पूर्वी भारत की बात करें तो उधर से पेशवा और मराठाओं से दोनों को छीन लिया गया, और छीनने के बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने छीन लिया और उसके बाद में उनकी पेंशन बांध दी गई उन राजाओं की कि अब आपको पेंशन मिलेगी घर बैठे, यानी कि आपको अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब आपको कौन देगी, ब्रिटिश सरकार पैसा देगी, ठीक है। देखो इनकी रणनीति देखो कितनी गजब थी, और गजब रणनीति भैया। इसके बाद में देखिएगा, आगे देखिएगा, कालांतर में उसके पुत्र व नवीन पेशवाओं ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई और उसका विरोध किया। क्या हुआ, नाना साहब की पेंशन कट हो गई यहां पर। अब इस कहानी को एक बार समझते हैं, इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर नाना साहब की क्या हो गई, पेंशन भी बंद हो गई। कुछ समय बाद में क्या कर दिया, पेंशन भी बंद कर दिया। और पेंशन देने के लिए किन किन की बात हुई थी, देखिएगा दो संप्रदाय थे, जिनमें से एक था आपका जिसका नाम था मराठा साम्राज्य रहा, और एक का नाम था पेशवा। तो मराठाओं के साथ में भी यही हुआ और पेशवाओं के साथ में। मराठा और पेशवा राजा जो थे वो कहां पर राज करते थे, पूर्वी भारत में राज किया करते थे बेटा, ना। तो पूर्वी भारत के राजाओं ने, अंग्रेजों ने, देखो इसकी रणनीति देखो इन लोगों की। पहले इन लोगों ने क्या किया, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र था, नीचे वाला जो भारत था, उस पर इन्होंने क्या किया, काम करना प्रारंभ किया। उसके बाद में ये आगे से घूम कर आए थोड़ा सा, तो इनको पता चला कि यार भारत तो इतना सही है, इस तरह भाग दो, इधर से समुद्र है फिर। तो उन्होंने आगे से घूम कर आया तो वो बंगाल की तरफ चले गए। अब बंगाल में चले गए तो भाई साहब वहां पर मराठा थे, ठीक है, यानी कि और अंग्रेज भी थे, अंग्रेजों से युद्ध हो रहा था, हर्षवर्धन के वंशज भी थे, है ना। तो उस समय क्या हुआ, मराठा थे, अब मराठा उनके पास में थे, और उसके बाद में पेशवा थे उनके पास ही में, क्योंकि पेशवा ने भी तो अधिकृत कर लिया था ना भूमि बंगाल की, मैंने समझाया था आपको। तो ये दोनों राज किया करते थे। अब ये दोनों राज करते थे, दोनों साम्राज्य, दोनों वंशज। तो क्या करते हैं, अंग्रेज अधिकारी जाते हैं, इनको कहते हैं कि या तो इतना मारूंगा, इतने कूटेंगे कि समुद्र की तरफ भी नहीं भागने देंगे और स्थलीय भाग की तरफ भी नहीं, या तो आप राजी से साइन कर दो, आप पेंशन लेने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर आप हमारे साथ में युद्ध करो। अब इन्होंने बड़ी समझदारी से काम में लिया कि इनसे युद्ध करेंगे तो वैसे भी मारे जाएंगे, अभी तक जिएंगे तो सही कम से कम, चलो कोई बात नहीं, पेंशन देंगे उससे जीवन यापन कर लेंगे। अब भाई साहब अंग्रेजों ने इनसे साइन करवा लिया, मिला लिया। अब इनको राजगद्दी से उतार दिया, यानी कि अब आज से कोई भी राजा नहीं है यहाँ पर, ना कोई प्रजा का रखवाला है यहाँ पर। अब अंग्रेज अधिकारी यानी कि ईस्ट इंडियन कंपनी ही इन सब लोगों का राजा है और इन सब लोगों की देखरेख करेगी। आपको केवल पेंशन दी जाएगी महीने की, उसको खाओ और मस्त रहो अपने घर में, ठीक है। चलो भाई साहब, बड़े बड़े महल थे अपने, उनको भी अंग्रेज अधिकारी कब्जा कर लिए और अंग्रेज अधिकारी रहने लग गए, वहां से भी निकाल दिया इन्होंने। और क्या किया, पेंशन देना प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात में अंग्रेजों ने सोचा कि फ्री में क्यों खर्चा कर रहा है, फालतू खर्चा है, तो बंद करो इसको, पेंशन क्यों देंगे, यानी कि निठल्ले इनको कमाने दो। इन्होंने जनता का बहुत शोषण किया है। वो कहता है ना, ईश्वर के पास में, कहते हैं ईश्वर ने कहा है, बात सत्य है कि ईश्वर के किसी ने कहा है कि ईश्वर के घर पर जो है देर नहीं है, मतलब देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो वो देर और अंधेर वाली बात साबित होती है यहाँ पर, क्योंकि उस समय ये जो साम्राज्य के जो शासक हुआ करते थे, बड़े बड़े वंशज, ये लोगों के साथ में इतना बुरा अत्याचार करते थे
कि ये तो अंग्रेजों के सामने आने के बाद में इनको पता चला है, क्योंकि इनकी मां बहन बेटी के साथ में वही हुआ जो इन्होंने दूसरों के साथ में किया। इनकी जनता को इतना परेशान करते थे ये साम्राज्य वाले लोग। ये वंशजों की बात करते हो ना, आज मुगलों की बात करते हो, जिन्होंने नाक रगड़ना पड़ा था फिर अंग्रेजों के सामने। समझौता हुआ था अंग्रेजों से, हाथ जोड़ने पड़े थे इनको। इन मराठाओं की बात करते हो ना, इन पेशवाओं की बात करते हो ना आप, ये सब ऐसे ही थे, एक जैसे ही। ये अपने भोग विलास के अंदर यानी कि भोली भाली जनता को बहुत परेशान करते थे लोग। लेकिन उनसे ज्यादा अंग्रेजों ने परेशान किया, इस बात में कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने उन लोगों को सबक सिखाया जो लोग राजा हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास में पहली प्राथमिकता तो क्या नहीं थी, उनके पास में भूमि नहीं थी। जो राजा लोग हुआ करते थे उनके पास में भूमि नहीं थी, क्योंकि उनको खेती से क्या मतलब था, वो तो दूसरों को दिया करते थे ना, ऐसे कर रहे थे। अब उनको एक साधारण जीवन जीने में बहुत बड़ी झिझक होती थी। अभी आप जो है, अब आपको पता है, आप घरेलू स्थिति में चले जाएंगे तब आपको क्यों फील होता है ऐसा। गृहिणी के और आपकी लड़ाई क्यों होती है पता है, यानी कि आपकी वाइफ की और आपकी लड़ाई क्यों होती है पता है इस चीज का। अभी आप घर पे हो, ठीक है ना, अभी आप घर वालों के पास में हो, घर वालों जब आपको कोई चीज की जरूरत पड़ती है, सर की फीस जमा करवानी है, घर वालों से पैसे ले लेते हो, घर वाले कुछ नहीं दे देते हैं, जैसे भी स्थिति है उनकी वो दे देते हैं निकाल के। कोई भी सामान घर में लाने की जरूरत है नहीं अपन को, खाने पीने के सामान सारी चीजें मिल रही है, रोटी मिल रही है, सब्जी मिल रही है अच्छी। कल के दिन जिस दिन आप गृहिणी के साथ में रहोगे, एक भोग विलास वाली चीज तो आपको मिल जाती है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, उसमें हर इंसान समझता है उस बात को। लेकिन आपका जीवन जो है उनके साथ में जो है आप मर्ज क्यों नहीं कर पाते, इस चीज को समझोगे तो वो मर्ज इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके माता पिताओं ने जो सुख आपको दिया है ना, वो सुख आपको वापस चाहिए, और गृहिणी के साथ में आपको वो सुख नहीं मिलेगा। शारीरिक सुख आपको मिल जाएगा लेकिन वो सुख आपको नहीं मिलेगा जो आपके माता पिताओं ने आपको दिया है, और आपको वही चाहिए, अब वो आपको मिलेगा नहीं। अब आपको क्या करना होता है, अब आपके यानी कि आप तो दुखों में जाओगे, और आपकी गृहिणी को, आपके माता पिता को और आपके बच्चों को आपको कुछ करना होता है, तो उस पिता की भूमिका निभानी है आप लोगों को, और लड़कियों को माता की भूमिका निभानी है। जो माता बनती है वो उसी को पता होता है, जो पिता बनते हैं वो उन्हीं को पता है। आज हम माता पिताओं की बात करते हैं ना, वो उन्हीं को पता है कैसे पढ़ा रहे हैं आज हमें, ठीक है ना। तो ये कहानी है उनकी, अब इसको आप समझे। अब इनके साथ में यही हुआ, ये भाई साहब राजगद्दी छोड़कर आए, राजा महाराजा के बेटा, जो अपनी भोग विलास की वस्तु समझते थे महिलाओं को, अब उनको कुछ मिल नहीं रहा है। अब खुद की बहन बेटियों के साथ में ऐसा हो रहा है तो बड़ा फील होता है। अब लग रहा है उनको कि जिंदगी असली जिंदगी है। इतिहास इसी चीज के बारे में तो बताता है आपको, घमंड मत करो, जाना है उस कबर में, इसमें इसमें 7 फुट जगह भी नसीब नहीं होती है कुछ लोगों को। और इसमें आपको पता है भारत के बहुत सारे साम्राज्य रहे हैं जिनके राजाओं को भारत के अंदर 7 फीट जगह भी नसीब नहीं हुई थी, ले गए थे यहां से उठा के। उनकी कहानियां बाद में बताऊंगा, अब समझो। तो इनको अपना जीवन अय्यासी वाला जीवन छोड़ना पड़ा, और क्या हुआ, पेंशन भी बंद कर दी। अब पेंशन बंद कर दी तो कमाने के सांसे पड़ गए। अब इनके वंशजों को कमाने लगे तो इन लोगों ने विरोध कर दिया, ठीक है। अब समझते हैं कहानी क्या है। आओ आइए एक बार ध्यान दीजिए, इधर दीजिए। 1800 स्वतंत्रता यानी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण जान रहे थे, जिसमें सबसे प्रमुख कारण राजनीतिक कारण रहा है। राजनीतिक कारण में क्या हुआ, क्लाइव ने सोचा कि अपनी ईस्ट इंडियन कंपनी जो है एक व्यापार संस्था है, और इस व्यापारी संस्था को हटाते हैं और इसको एक राजनीतिक संस्था बना देते हैं जो कि यहाँ पर शासन करेगी। ये भी अच्छा किया इसने। इसके बाद में बेलजोल और हॉनसिंग आता है, जिन्होंने क्या किया, एक विशेष नीति जनी, और विशेष नीति के थ्रू इन्होंने क्या कहा कि चाहे से करो या मरो, चाहे से लड़ो या किसी का सिर फोड़ो या फिर कुछ भी फोड़ो, लेकिन राज्यों की वृद्धि तो करनी है, साम्राज्य को बढ़ाना है। अब इन्होंने इगल तरीके से साम्राज्य को बढ़ाने की योजना बनाई, लेकिन ये विफल हो गए, असफल हो गए, क्योंकि उनके पास में कोई कारण नहीं था। फिर आता है एक व्यक्ति जिसका नाम होता है डलहौजी। अब भाई साहब डलहौजी बहुत खतरनाक व्यक्ति था। इन्होंने दिमाग लगाया कि भारत में एक सिस्टम है, जो भी व्यक्ति जितना बड़ा आदमी होगा, जितना पैसा उसके पास में होगा, उनके पिछली पीढ़ी खाने वाली नहीं होती है। ये रियल बात है ना, आपने भी आपके गांव में देखा होगा, आपके शहर में देखा होगा, और इतिहास में भी आपने देखा होगा। मोदी को ले लीजिए, आज कोई नहीं है खाने वाला, है ना, लेकिन वो आप गोद नहीं लेगा किसी को, चिंता ही मत करना, है ना। तो यही होता है आपसे बड़े आदमियों के साथ में।
तो सबसे पहले इस डलहौजी ने दिमाग लगाया कि भारत में एक चीज है और भारत में ये प्रथा है मानव, जिसके पास में जितना धन है ना, जो राजा लोग होते हैं ना, इन राजाओं के पुत्र नहीं होते। इतिहास उन्होंने देखा उठा के कि ये डीजीएल बात है। तो उन्होंने क्या कहा कि यार ये फिर राजा के बेटा नहीं होता है, तो बेटे को ही शासक बनाते हैं, तो फिर बेटा लाते कहां से? तो उसको पता चला कि यहाँ पर गोद लिया जाता है बेटा, और गोद लेने पर इतना बड़ा प्रोग्राम किया जाता है कि पूरी जनता को, पब्लिक को खाना खिलाया जाता है। तो वो हक्का बक्का रह गया कि यार वाक्य में ऐसा होता है क्या? और उसने देखा, बहुत सारे राज्यों में देखा उसने, और उसने योजना बना दी कि यार ये गलत है, क्योंकि ये लोग पैसा कहां इन्वेस्ट करते हैं? किसी दूसरे को खाना खिलाने में। और उसको ये लोग क्या समझते हैं कि क्या कर रहे हैं? ये लोग भलाई कर रहे हैं। अब उस भलाई को देखते हुए डलहौजी के दिमाग में आइडिया आया कि इस प्रथा को अगर बैन लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा। दिमाग लगाया, बैन लगाने के लिए इसने 3-4 दिमाग लगाया। उसने कहा कि साम्राज्य विस्तार करने का पहला कारण यही है, बिना किसी से लड़े झगड़े, बिना किसी को कुछ इन्वेस्ट किए सीधा अपनाओ, यानी कि सीधा यूज करो, कोई कॉस्टली कोई प्राइस नहीं है, सीधा यूज करना है। अब इन्होंने दिमाग लगाया और एक नई नीति बनाकर इन्होंने प्रस्तुत कर दी कि आज के बाद में जिस राजा के राजा बनने लायक बेटा नहीं होगा या फिर बेटा नहीं होगा, तो उस साम्राज्य को ब्रिटिश सरकार में मला लिया जाएगा। और अब इस प्रथा को बंद किया जाता है, गोद लेने वाली प्रथा को। तो इस नीति को अंग्रेजों ने गोद निषेध नीति के नाम से प्रसिद्ध कर दिया और गोद निषेध नीति लागू कर दिया। गोद निषेध लागू किया गया किन किन क्षेत्रों में और उन समय में किन किन साम्राज्यों में जो है इनका विरोध किया गया। अब देखो, इनमें से आप संबलपुर का नाम सुनते हैं लेकिन इतना चर्चा में नहीं है। जेतपुर का नाम सुनते हैं, जेतपुर का नाम चर्चा में था क्योंकि यहां पर एक प्रतापी शासक था, उसने यहां पर युद्ध छोड़ा था। जेतपुर के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन उस क्लास में, अभी तो एनसीईआरटी चल रही है। सतारा का भी राजा था, ये भी प्रतापी था। नागपुर का भी था नाम, और ये बेटस जो था इसका नाम नहीं था इतना। एक मुख्य था झांसी की, जहां पर झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई होती है। इस महिला ने भी भारत में एक इतना गजब मिसाइल प्रस्तुत की है कि वर्तमान समय की लेडीज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती का सामना करना, उस समय 1800 की बात कर रहा हूं मैं, पति नहीं था, पुत्र नहीं था, लेकिन जनता के लिए उन्होंने अपना सारी चीजें न्यौछावर कर दी थी। अब आप सोचो, इतनी बहादुर महिला और हो सकती है भारत की, तो आप भी बहादुर हो क्योंकि आप भी नारी हो भारत की। आपके पास में बहुत शक्ति है। कितने अंग्रेजों को धूल चढ़ाया झांसी की रानी ने। इतिहास कहता है, जब मैं आपको माइंस वाला जो बेच है उसमें जो मैं इतिहास पढ़ाऊंगा झांसी की रानी का, तब आप लोग सोच भी नहीं सकते इतने जबरदस्त तरीके से झांसी की रानी का इतिहास पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। और कई लोग तो क्लास में रोने तक लग जाएंगे क्योंकि इनकी सारी समस्याएं पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, समय लगेगा उसके लिए, क्योंकि इतिहास क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है। क्लास नहीं है ये यूपीएससी का एग्जाम है भाई। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है ना, कि आया कहां से पढ़ा के चला गया, ऐसा नहीं होगा। यूपीएससी है, इसका नाम क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ोगे तो इतिहास जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। ये बात मैं पहले एनसीईआरटी की शुरुआत क्लास करता हूं तभी कह दिया था मैंने। अब ये झांसी भी बहुत व्यापक रहा है, इसका कारण आपको पता है। अब ये सबसे पहले इस गोद निषेध नीति के नाम से, अब मैं एक बात कह देता हूं, झांसी के राज्य के, यानी कि झांसी के आसपास से अभी वर्तमान समय में जो लोग आते हैं उनको इस सवाल का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि झांसी की रानी ने विरोध क्यों किया अंग्रेजों का? क्योंकि गोद निषेध नीति उन्होंने लाई थी, इसलिए इन्होंने विरोध किया था। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसके लिए किया था इन्होंने। ठीक है ना, यही सवाल पूछा जाएगा डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, तो झांसी के आसपास वाले जो क्षेत्र है उनसे जो भी व्यक्ति बिलोंग करते हैं या फिर जिस विद्यार्थी के ऑप्शनल है तो उसको विशेष ध्यान रखना। इसके बाद में देखिएगा अब क्या होता है। अब अंग्रेज अधिकारियों ने फिर दूसरी चाल चली कि यार कुछ लोगों को तो अपने ऐसे ही मिला लेते हैं। अब बंगाल वाले क्षेत्रों में इनका प्रभाव था क्योंकि इनको यहाँ से ज्यादा लूटना था। इस समय सबसे ज्यादा पैसा इनके पास नहीं था, इन साम्राज्य यानी कि इन लोगों के पास में। तो इन्होंने सोचा कि यार ये मराठा और पेशवा यानी कि दोनों क्या कर रखे हैं, इस बंगाल के इतने से छोटे से क्षेत्र पर दोनों अधिकार कर रखे हैं, तो इन दोनों को भगाया जाना चाहिए या फिर इन दोनों को भड़का कर लड़ाया जाना चाहिए। अब इन्होंने भड़काने और लड़ाने वाली राजनीति तो अपनाई नहीं, और इन्होंने तीसरी नीति निकलाई कि हम लाठी के जोर पर इनको अपना लेंगे।
तलवारबाजी के जोर पर हम इनको दबला लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, बड़ा प्रेम से गए डलहौजी और उनको समझाया और कहा कि आप अंग्रेज सरकार के अधीन आ जाइए, आपका इसी में फायदा है और आप इसको अपना लीजिए, क्योंकि हम आपको क्या देंगे, पेंशन देंगे, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जितना पैसा आपको महीने का चाहिए वो ब्रिटिश सरकार उठाएगी। चलो ये भोले भाले राजा रहे भारत के और डर एक तरीके से, दोनों के अंडरग्राउंड आकर इन्होंने साइन कर दिए और 2 महीने बाद में अंग्रेजों ने अपना अंगूठा दिखा दिया, जैसे कई विद्यार्थी मुझे दिखा देते हैं, ठीक है, दिखा देते हैं ना, 2 महीने 3 महीने पढ़कर चलो नहीं देंगे सर फीस, क्या करें, यही सिस्टम है यहाँ पर भी। तो अंग्रेजों ने भी यही किया, इसीलिए तो मैं खुद भी समझदार हो गया ना, फिर अब पहले लेता हूँ, बाद में नहीं, बाद का काम नहीं, पहले फीस जमा करा उसके बाद में पढ़ा आराम से पूरे महीने, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो यही कहानी अपनानी पड़ी, मुझे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने यही किया और आप लोग अंग्रेज से कम थोड़ी हो, आप तो उनके भी बड़े वाले हो ना, ध्यान रखना पड़ता है। तो नाना साहब की पेंशन बंद कर दी तो सब लोगों को बहुत गजब मिर्ची लगी कि यार ये नाना साहब की पेंशन क्यों बंद कर दिया अंग्रेजों ने, तो इनका विरोध करने लग गए और ये विरोध ही 1857 की क्रांति बन जाता है आगे जाकर। तो इतने कारण निकल कर आए हैं, अब एक राजनीतिक कारण जिसके अंदर आप इतनी चीजें कभी नहीं समझ पाते। अगर शायद एनसीईआरटी बुक नहीं होती यूपीएससी के लिए प्रमुख, तो शायद ये चीजें आप जिंदगी में कभी समझ ही नहीं पाते। तो 1857 की क्रांति में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि 1857 की क्रांति हुई इसलिए थी हमारे देश में, ये भी कल्पना नहीं करते। एक ही चीज ध्यान रखते कि मराठा सैनिकों ने क्या कर दिया, यानी कि वहां से बंगाल से एक सैनिक होता है मंगल पांडे और उसने विद्रोह कर दिया और 1857 की क्रांति हो गई, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। और ये अभी क्या चल रहा है, राजनीतिक कारण चल रहा है एक ही, और इसका आधा हुआ है, अभी तक तो आधी कहानी बाकी है। तो एक बार दोबारा से रिवीजन करता हूं और इसको मिटा देता है। राजनीतिक कारणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्लावेन आता है अपनी ईस्ट इंडियन कंपनी को व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संस्था बना देता है, और एक आता है वेलजोर और एक का नाम होता है होस्टेन, जो आता है दोनों, और क्या करते हैं, राज्यों की वृद्धि करना चाहते हैं जबरदस्त तरीके से। फिर आता है डलहौजी, डलहौजी साम्राज्य विस्तार नीति लेकर आता है, जिसके अंदर राजा के अगर बेटा नहीं होगा तो बेटा गोद लेने की प्रथा को निषेध कर देता है, और एक नीति लेकर आता है गोद निषेध नीति। इसके तहत में भारत में बहुत सारे लोग इसके ऊपर भड़क जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, यानी कि भारत के अंदर जो है बंगाल के ऊपर 2 साम्राज्य थे, वो राज करते थे 2 वंश, जिनमें से मराठा और पेशवा थे, और दोनों को क्या कर दिया, अंग्रेज अधिकारियों ने मिला लिया और उनकी पेंशन चालू कर दी, और कुछ समय पश्चात नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। इसके बाद में देखिएगा, यानी कि ये राज्य उस गोद प्रथा वाली सिस्टम से प्रभावित हुए, जिसमें से संबलपुर है, जैतपुर है, सतार है, नागपुर है, भिठारी है, और इसके बाद में सबसे प्रमुख है झांसी। तो ये इनसे प्रभावित हुए। अब आगे लिखो, कालांतर में उसके पुत्र, यानी कि नाना साहब के बाद में उसमें लिखो उस लाइन में, कालांतर में उसके पुत्र नवीन पेशवा नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। ठीक है, उनके पुत्र थे किसके, पेशवा वंश के, तो उनकी पेंशन बंद कर दी गई। इससे भारतीय जनमानस में रोष भर गया, इससे भारतीय जनमानस में रोष भर गया कि हमारे नेता की, यानी कि हमारे राजा की पेंशन बंद कर दी ब्रिटिश सरकार ने। गुस्सा आया लोगों को, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार के दौरान शासकों से संधियां की, वह उनसे वादा किया, शासकों से संधियां की और उनसे वादा किया, शासकों से संधियां की और उनसे वादा किया, किंतु अंग्रेजों ने पॉलिटिकल एजेंट्स, यानी कि राजनीतिक एजेंट्स के माध्यम से अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार के दौरान भारतीय शासकों को क्या कर लिया, संधियां करने का वादा किया। और उसके बाद में क्या कहा, देखो, किंतु अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, पॉलिटिकल जो थे, यानी कि जिसको राजनीतिक एजेंट बोलते हैं, राजनीतिक एजेंट्सों के माध्यम से देशी शासकों के राज्यों में निरंतर हस्तक्षेप किए गए, तथा बाद में प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर कुछ क्षेत्रों को हड़प लिए गए, जैसे कि अवध के राज्यों को। आगे लिखिएगा, शासकों के अंतर्गत सीमांत वर्गों ने भी अंग्रेजों से नाराज थे, सीमांत वर्ग भी
अंग्रेजों से नाराज था। यहां का सीमांत वर्ग अपनी जनता से कर वसूल करता था तथा राजा को देता था। अब यहां का सीमांत क्या करने लग गया था? कर वसूल करता था और राजा को दे दिया करता था। जैसे कि मेवाड़ के सीमांत, राजस्थान में आ जाओ, मेवाड़ के सीमांत विशेषतर रावत केसरी सिंह, जिसका नाम है सलम्बुर के नाम से जानते हैं, रावत केसरी सिंह, महाराणा के दुर्व्यवहार को अंग्रेजों को शाह मानते थे। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता था? दुर्व्यवहार किया जाता था, जिसको क्या मानता था महाराणा, यानी कि मेरे को तो बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। शाह ही मानते थे अपने आप को, राजा मानते थे। जोधपुर के ठाकुर अजीत सिंह ने, राजस्थान का ये अभी, जोधपुर के अजीत सिंह ने, इसको अलवाणीवास कहा जाता था, और ये भी क्या था? एक पॉलिटिकल एजेंट से अत्यंत नाखुश था। ये भी पॉलिटिकल साइंस का एजेंट था भाई साहब, राजनीतिक एजेंट था, लेकिन ये नाखुश था इससे, क्योंकि इसको ये नहीं चाहिए था। शासकों और सीमांतों का निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी इस कंपनी ने समाप्त कर दी थी। शासकों की और सीमांत वर्ग की स्वतंत्रता को भी कंपनी ने क्या कर दिया बेटा? खत्म कर दिया था। अब समझो कहानी वापस नाना साहब पे आते हैं। नाना साहब नामक एक पेशवा हुए, उनका पुत्र हुआ पेशवा वंश का। उनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी कि भाई लिमिट पूरी हो चुकी है, अब डाटा नहीं मिलेगा बस, ठीक है। अब इसके बाद में हुआ क्या? अंग्रेजों ने एक फिर चाल के लिए, और उन्होंने सोचा कि यार साम्राज्य का विस्तार तो किया जाना चाहिए था, पूरे भारत पर राज करना है, और ये तो बिल्कुल साधारण लोग हैं यहाँ के, तो मतलब हर चीज को ये तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं अपनी भाषा को। तो अंग्रेजों ने एक काम किया, और अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना एक पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाए और एजेंटों के माध्यम से इन लोगों को रास्ते पर लाया जाए। और यही हुआ, अंग्रेजों ने अपनी कहानी की शुरुआत की, और भारत देश में पॉलिटिकल एजेंट बनने के लिए लोग तैयार हो गए। लोगों ने कहा कि उसका मैं निजी आदमी हूं, और पॉलिटिकल एजेंट किसे कहते बताया? वही व्यक्ति जो चुनाव के समय राजनेता के और आपके बीच में भूमिका निभाता है, आपके गांव में प्रोग्राम कराता है, वो पॉलिटिकल एजेंट होता है। वो राजनीतिक पार्टियों से पैसा खाता है, आपको पता नहीं रहता है, आपके वोट पूरे जाएंगे और आप सोचते हैं कि इस आदमी की पहचान बड़ी ऊपर तक है। अरे वो पहचान नहीं है, वो एजेंट है उसका। और वो एजेंट चुनाव के समय 1.5-2 लाख रुपए खाता है अपने गांव के लिए, और एक बार छोटा सा प्रोग्राम कराता है, राजनेता को बुलाता है, माला पहना देता है। वही सिस्टम यहां पर था। अब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, और लगभग जगह जगह से लोग आने लगे कि हाँ हम एजेंट बन जाएंगे, हम उस साम्राज्य को संभाल लेंगे। एजेंट बना दिया। अब एजेंट बनाया तो इस प्रकार से बनाया कि अगर अंग्रेजों की नीति थी, अगर जिस खूंटे से एक बार बांध दिया जाए तो खोलने वाले अंग्रेजी है, बाद में नहीं खुल पाओगे कभी। तो इस प्रकार से पेड़ बांधा उनका कि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। उनका काम क्या था? कर वसूलो और कर कंपनी को जमा कराओ, पैसा वसूलो, कंपनी को जमा कराओ, बस यही काम रह गया और कुछ नहीं है। टैक्स वसूलो, कंपनी को जमा कराते रहो, टैक्स वसूलो और कंपनी को जमा कराओ। इसके कारण और कोई अलावा, इसके कारण मतलब इसके अलावा और कोई काम नहीं था। एक और चीज छीन ली। लोग सोचे कि यार अपने आप को राजा मतलब लोग राजा समझते थे कि अगर अपन पॉलिटिकल एजेंट बन जाएंगे तो हम राजा की तरह राजशाही करेंगे। गांव में आकर हम लोगों के साथ में, यानी कि हम काम नहीं करेंगे और लोगों से काम करवाएंगे, हम साहूकार बन जाएंगे और हमारे पास में बहुत पैसा है, हम तो राजा हो जाएंगे। अब वो राजा बनने के चक्कर में इनको पता नहीं था कि ऐसे खूंटे से अंग्रेज बांध देंगे जिनसे खोलने वाली हमारी जनता भी नहीं आएगी हमारे साथ में। और यही हुआ। अंग्रेजों को कब 1857 की क्रांति में भारत से भगाया जा सकता था, लेकिन जनता के साथ में पहले ही क्या हो गया था, इतना दुर्व्यवहार हो गया था भारतीय सीमांत वर्ग के द्वारा, इतना विरोध में कर दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज इनको मारते थे अगर कर नहीं वसूलते थे। और इन्होंने क्या किया, अपने डर के मारे इन्होंने सीमांतों ने क्या किया, जनता को मारना प्रारंभ किया, और जनता इनके खिलाफ हो गई सब कि अब तेरे कहने पर तो कोई लड़ने जाएंगे नहीं हम।
और यही हुआ क्योंकि जनता सीमांतों से परेशान हो गई। अंग्रेज अधिकारियों से ज्यादा सीमांतों से परेशान हो गई और जनता सीमांतों का तक विरोध करने लग गई। अब सीमांत लोग भाग कर जाए तो कहां, अंग्रेजों के पास में जाए तो अंग्रेज कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कर चाहिए कंपनी को और कुछ नहीं देना। अब ये समस्या आ गई लोगों के सामने। अब इस समस्या से निपटने के लिए एक ऐसे खूंटे पर ये सीमांत वर्ग के लोग बंध गए जिनके ऊपर आज इतिहास में पढ़ते हैं तो शर्म आती है, क्योंकि इनको क्या नहीं थी, बात करने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। कितना कर में छूट देनी है, कितना नहीं देनी है, इन चीजों के भी इन लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी गई। ये इनका दुर्भाग्य था और इस दुर्भाग्य के साथ में ही इन लोगों का दुर्भाग्य को हम कोसते हुए हमारी क्लास समाप्त करेंगे और अगली क्लास में सामाजिक व धार्मिक कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप जो चीज मैंने आपको समझाई, पहला रीजन क्लियर हो गया होगा और इतनी नॉलेज शायद आपको पहले नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। अगर थी तो बताइए और नहीं थी और आपने सीख लिया तब भी आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके लिए आप लोग मुझे लाइक करके बताएंगे। और तब तक के लिए अब आप सभी से अनुमति लूंगा, अब मैं चलूंगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।